नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, क्रिकेटेबल ब्लॉग्स के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्पीति वैली का टूर हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। और आज के इस वीडियो में मैं पूरी स्पीति वैली टूर के बारे में आपको सारी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि ये जो स्पीति वैली है वो है कहाँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। और स्पीति वैली का टूर आप किस तरीके से कर सकते हैं, पूरी आपकी आइटनरी आप कैसे बना सकते हैं, किन किन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी जगह है स्पीति वैली में घूमने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको शायद पसंद आए। यदि आप स्पीति वैली जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो। तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर स्पीति वैली है क्या और ये कहाँ लोकेटेड है। तो स्पीति वैली का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है, जो वैली वर्ड इसमें आ गया है, कि ये एक पूरी हरी भरी जगह होगी जहाँ पर बहुत मतलब हरी भरी पहाड़ियाँ होंगी, बहुत हरियाली होगी, नदियाँ झरने आदि होंगे। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेरी बेटी को भी जब हमने स्पीति वैली बोला तो उसको भी ऐसे ही लगा था कि पूरी एक वैली वाली बहुत खूबसूरत सी हरी भरी जगह होगी। मगर एक्चुअली में जो स्पीति वैली है वो एक बंजर ज़मीन है। ऊंचे ऊंचे से सूखे से पहाड़ है वहाँ पर। और हालांकि वो जो पहाड़ हैं, वो जो नज़ारे हैं, उनका एक अलग ही व्यू है, उनकी एक अलग ही खूबसूरती है। और लद्दाख के जैसा बिल्कुल ठंडा रेगिस्तान इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि साल के लगभग 7 से 8 महीने के लिए ये वाला जो एरिया है ये मेन स्ट्रीम से भी कटा हुआ रहता है। यहाँ की रोड्स पे बर्फ होने की वजह से रास्ते भी ब्लॉक रहते हैं और जो पूरा एरिया है वो बर्फ से ढका रहता है। लेकिन हमने लद्दाख का टूर भी किया है और स्पीति वैली का टूर भी किया है। लद्दाख और स्पीति वैली में काफी डिफरेंस है। लेकिन स्पीति वैली एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है जहां पर कि हर साल बहुत सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है और बन चुका है धीरे धीरे। तो स्पीति की जो यात्रा है, वहाँ की जो जर्नी है, वो एक ऐसा आपको एक्सपीरियंस देंगी लाइफ में जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वहां जाके। ऐसा आपको लगेगा कि वाकई में ये जगह हमारे देश में ही है। तो स्पीति वैली दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है और एक जिस तरह की ये वैली है उसकी खूबसूरती ही अपनी जगह एक अलग बात है। साथ ही ये भारत की सबसे ऊंची वैलीज में से एक है और इसे ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो वैली है ये पूरी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई के आसपास ये स्थित है। और स्पीति का मीनिंग होता है मध्य की भूमि, यानी कि बीच की जगह। तो दरअसल ये जगह असल में तिब्बत और भारत के बीच का एरिया है। और यहाँ पर इसी वजह से आपको इंडियन और तिब्बतन दोनों कल्चर का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। बहुत सारी तो बड़ी बड़ी पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और लगभग हर गांव में आपको एक छोटी मोनेस्ट्री तो मिल ही जाएगी। साथ ही ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, एक रिमोट एरिया है। स्पीति वैली के बारे में आपको जो बात पता होनी चाहिए दोस्तों, वो ये है कि यहाँ की जो रोड्स हैं वो काफी सक्रिय हैं। ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं, कई जगह जो चट्टानें वो सीधे आपके सिर पर आपको मिलेंगी, 90 डिग्री में पूरी मुड़ी हुई, और खतरनाक से पहाड़ दिखने में लगते हैं। तो यदि आप वहां पर जा रहे हैं और आप खुद यदि ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना आना चाहिए। बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पहाड़ों में और हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज में गाड़ी चलाने का। और यदि खुद नहीं ड्राइव करना चाहते तो आप जो ड्राइवर आप लेके जाएं उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पहाड़ी एरिया में, और ख़ास तौर पे इस तरह के एरिया में गाड़ी चलाने का।
तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि स्पीति वैली आप कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं स्पीति वैली जाने के लिए। तो स्पीति वैली जाने के दोस्तों 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है शिमला होते हुए स्पीति वैली और दूसरा रास्ता है मनाली होते हुए स्पीति वैली। और एक और सर्किट पूरा करते हैं लोग कि शिमला से स्पीति वैली जाते हैं और मनाली से होते हुए वापस रिटर्न लौट आते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो शिमला से होते हुए जो रास्ता जाता है वो साल के 12 महीने ही ओपन रहता है। मगर दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो मनाली वाला रास्ता है वो मई एंड से लेकर के सितंबर तक ही ओपन रहता है, क्योंकि उसके बीच में आपको कुंजुम पास मिलेगा और रोहतांग पास मिलेगा। तो इन पासेस के होने की वजह से जो मनाली वाला रूट है वो पूरे साल टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं रहता है। लेकिन जो शिमला वाला रास्ता है वो पूरे 12 महीने ही ओपन रहता है। मगर फिर भी जो सर्दियों के दिन होते हैं उन सर्दियों के दिनों में, क्योंकि ये बहुत ही स्नोफॉल वाला एरिया है, तो यहाँ पर अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक पूरी आपको रोड्स पर भी बहुत हैवी स्नो मिलती है। तो जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, यदि आपके पास 4x4 गाड़ी है और आप बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचर चाहते हैं तो आप ठंड के दिनों में स्पीति वैली का टूर कर सकते हैं। तो अब आपको बता दूं कि बहुत अच्छा टाइम कौन सा होता है स्पीति वैली जाने के लिए। तो दोस्तों मई से लेकर के सितंबर तक आप स्पीति वैली घूम सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम होता है वहाँ पर। ये एक जो इस टाइम पे जो वहाँ का टेम्परेचर रहता है वो ठीक ठाक रहता है, बहुत अच्छा मौसम रहता है एक तरीके से घूमने लायक, क्योंकि वहाँ के विंटर्स जो है बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत स्नोफॉल होता है और सब तरह की गाड़ियाँ विंटर्स के दिनों में वहाँ पर नहीं जा पाएंगी। इसके अलावा जो मॉनसून का टाइम है उसमें भी आप कोशिश करें कि घूमना जाना वहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि जो रास्ते हैं शिमला से होते हुए और मनाली से होते हुए वो दोनों ही रास्ते ऐसे हैं कि आपको रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी ही आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि शिमला में भी बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, मनाली में भी बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है और रास्ते में आपको बहुत लैंडस्लाइड मिल सकती हैं, रास्ते बंद मिल सकते हैं। तो ये एक मानसून वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप मई से लेकर के और जून जुलाई जो बारिश के पहले वाला सीज़न होता है उस बीच में आप स्पीति वैली का टूर कंप्लीट कर लें और सितंबर और अक्टूबर के शुरुआत तक भी आप स्पीति वैली आराम से जा सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आप स्पीति वैली कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बाय एयर शुरू करते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से आप आ सकते हैं कुल्लू के भुंटूर एयरपोर्ट या फिर शिमला, और उसके बाद आपको ये पूरा रोड ट्रिप ही करना पड़ेगा। ये आगे की जो पूरी जर्नी है वो आपको रोड से ही करनी पड़ेगी। तो आप शिमला से या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर आप बस से ये सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन यदि आप चाहते हैं तो चंडीगढ़ या फिर शिमला तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र आप वहाँ से टैक्सी या फिर बस के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रोड की बात करें तो रोड की जो ट्रिप है वो आप आपकी खुद की गाड़ी से करना चाहते हैं जिसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आपके शहर से आराम से यहाँ पर बाई रोड आ सकते हैं। बहुत अच्छा रोड बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहाड़ी वाला जो रीज़न है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक अपनी जगह है, बाकी रोड बहुत अच्छा है। तो आप शिमला से आ सकते हैं। शिमला से यदि आप आते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे एरियाज़ मिलेंगे, बहुत सारी जगह मिलेंगी घूमने के लिए, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और यदि आप मनाली से काज़ा आना चाहते हैं तो मनाली से काज़ा भी आप आ सकते हैं। लगभग 170 किलोमीटर का रास्ता है, 10-12 घंटे का समय लगता है और मनाली से काज़ा आप पहुंच सकते हैं और उसके बाद आगे का पूरा जो स्पीति वैली का जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उन्हें आप घूम सकते हैं। आप इस जर्नी को आप बस से भी कर सकते हैं, मगर दोस्तों मैं रिकमेंड आपको ये करूँगी कि बस, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बसेस चलती हैं और टाइम टू टाइम चलती हैं। कोई बसेस तो किसी जगह पर तो बसेस हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चल रही हैं, तो उससे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है। इसके अलावा आपकी ट्रिप लंबी भी हो सकती है। बाकी यदि आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप ये टूर बस से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा खुद की गाड़ी से यदि आ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप शिमला से आइए, यदि मनाली वाला रास्ता ओपन है तो वहाँ से एग्जिट कर लीजिए
और यदि शिमला मनाली वाला रूट यदि बंद है तो वापस आप पूरा काजा और स्पीति वैली वाला पूरा रीजन घूम के उसी रूट से वापस आप रिटर्न हो लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाइक से भी इस टूर को कंप्लीट करते हैं। तो आप शिमला से या फिर मनाली से दोनों ही जगह से बाइक रेंट पर भी ले सकते हैं और बाइक के थ्रू भी आप ये वाला जो पूरा टूर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पूरा बताती हूँ कि स्पीति वैली का जो टूर है उसको आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जो पूरी आइटनरी आपकी कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको पूरा आगे डिटेल में बताती हूँ। तो दोस्तों हम हमारी जर्नी शुरू करेंगे दिल्ली से। हम लोगों ने स्पीति वैली का टूर किया था मई के फर्स्ट वीक में। तो मई के फर्स्ट वीक में जब हमने ये टूर शुरू किया था तो यहाँ तो मैदानी इलाकों में तो बहुत गर्मी का मौसम था, लेकिन स्पीति वैली में बहुत ठंडा मौसम था। तो आप किसी भी मौसम में यदि वहाँ जाते हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में जो वुलन्स हैं, जो गर्म कपड़े हैं, वो आपके साथ ज़रूर लेके जाएं। आपका पूरा सिर कवर करने के लिए टोपा, ग्लव्स, जैकेट, सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मई जून में भी बहुत ठंडा रहता है मौसम। तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी डे 1 दिल्ली से। तो फर्स्ट डे दोस्तों हम दिल्ली से पहुंच गए थे सोलन, जो कि शिमला से लगभग 50 किलोमीटर पहले है, तो हम वहीं पर रुक गए। फिर डे 2 दोस्तों हम गए थे सोलन से शिमला, 1 घंटे का रास्ता है वहाँ पर, हमको शिमला पहुँचने में 1 घंटा लगा। और हम लोग गए थे शिमला के मॉल रोड। तो शिमला हम लोगों ने पूरा घूम लिया और कहीं तो नहीं जा पाए क्योंकि आगे की जर्नी पे आगे बढ़ना था। तो उसके बाद हम शिमला से निकल गए। फिर मॉल रोड घूमने के बाद हम रुके थे आगे जाकर के थियोग में। तो सेकेंड नाइट हमारी रही थी थियोग में। फिर सो गाइस डे 3 हमने अपनी जर्नी शुरू की थियोग से। और थियोग से दोस्तों जब आप निकलते हैं, थोड़ा दूरी पर चलते हैं, तो आपको नरकंडा मिलेगा, एक और शहर मिलेगा आपको रामपुर। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। फिर आप आगे आपकी जर्नी पर जब आप बढ़ते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं किन्नौर वैली में। और आप जैसे ही आप किन्नौर वैली में एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये खूबसूरत सा गेट, इसको किन्नौर गेट या किन्नौर द्वार कहते हैं। एक बड़े से पहाड़ और चट्टान को काट करके इसे बनाया गया है। काफ़ी ये अट्रैक्टिव लगता है और एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, फोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए रुकते भी हैं। तो हम भी थोड़ी देर रुके थे, अपना यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह करने के बाद फिर आगे बढ़ गए। तो किन्नौर वैली से आगे अपनी जर्नी पर हम आगे बढ़ते हुए हम लोग आज की नाइट रुके थे चितकुल में। तो चितकुल जो है दोस्तों, उसकी खासियत यह है कि ये है इंडिया का आखिरी विलेज, या फिर आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट विलेज, क्योंकि इसके आगे जो है इंडिया की बॉर्डर खत्म हो जाती है और चाइना की बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो चितकुल जो है इंडिया का लास्ट विलेज है। यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस दिन हम चितकुल में ही रुक गए थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और गेस्ट रूम वगैरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, होम स्टेज भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। चितकुल में अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग चितकुल एक्सप्लोर किए। वहाँ पर आपको बहती हुई मिलेगी नदी। इसके आगे आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप खुद के आपका टेंट ला करके भी कैंपिंग कर सकते हैं और बहुत सारे कैंप रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो उनमें भी आप रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के व्यूज़ और नज़ारे तो बहुत ही अमेजिंग है। चितकुल में ही दोस्तों है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में आप लंच, ब्रेकफास्ट, चाय, डिनर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी खाना रहता है यहाँ का। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की जर्नी पे। इसके पहले आपको बता दूं दोस्तों कि चितकुल पहुँचने का जो 20-25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बीच में बहुत ख़राब है। और ये जो रास्ता है, ये जो मेन रोड है शिमला से काजा जाने वाला, उससे ये अलग हटके रोड है। आपको लगभग 50 किलोमीटर वो वाला मेन रोड छोड़कर चलना पड़ता है चितकुल पहुंचने के लिए। और ये रास्ता सिंगल है, डेंजरस भी है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ पूरी नदी की खाई आपको मिलेगी, नीचे नदी बहती हुई मिलेगी। तो रास्ता तो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन उसके साथ में खूबसूरत भी है। चितकुल से ही थोड़ी दूर पहले 20-25 किलोमीटर पहले एक और गांव मिलता है सांगला। तो आप चाहे तो सांगला में भी रुक सकते हैं, फिर उसके बाद आप चितकुल जा सकते हैं, या फिर आप चितकुल से लौटते टाइम सांगला रुक सकते हैं।
सांगला वैली का सनसेट बहुत प्यारा है, तो उसे भी आप यहाँ पर चाहे तो रुक करके एंजॉय कर सकते हैं यदि आपको शाम हो गई है तो। हम लोग जो है आगे निकल गए थे क्योंकि आज हमें पहुंचना था नाको। तो अगले दिन हम लोग सुबह चितकुल घूम लिए और वहां से निकल गए नाको के लिए। नाको जाने के रास्ते में आपको मिलेगा एक स्पॉट मिलेगा, खाब संगम। ये है दोस्तों सतलुज नदी और स्पीति नदी का संगम स्थल। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एक यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करके हमें जाना होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट टाइप आप समझ लीजिए वो भी है, तो आप यहाँ पर चाय और नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है और व्यूज़ तो यहाँ के अमेजिंग हैं ही। तो जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, पहाड़ और भी ज़्यादा खतरनाक होते जाते हैं। पूरे जो पथरीले से पहाड़ है वो शुरू हो जाते हैं। किन्नौर वैली में आप जब रहते हैं तो वहाँ पे हरियाली काफ़ी रहती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पूरे हरियाली धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और पूरे सूखे से बंजर से पहाड़ आपको मिलेंगे। तो इस दिन हम लोग पहुंच गए नाको। तो नाको हम जब पहुंचे तो शाम हो गई थी, लेकिन उजाला था। तो नाको में हम लोग दोस्तों गए, पहले तो नाको मोनेस्ट्री रूम ले लिया हमने और हम नाको मोनेस्ट्री गए। लेट हो गए थे, नाको मोनेस्ट्री उस टाइम तक बंद हो गई थी। तो नाको मोनेस्ट्री से यहाँ से व्यूज़ वगैरह को एंजॉय करने के बाद हम निकल गए नाको लेक जाने के लिए। तो गांव के छोटे से सकरे से रास्ते से होते हुए पहुंचे नाको लेक। नाको लेक जो है वो बहुत बड़ी लेक नहीं है, लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड पर दोस्तों इस तरह की झील का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इस झील की ब्यूटी गर्मी के दिनों में अलग रहती है, सर्दियों के दिनों में जब आप यदि यहाँ आएंगे तो ये झील पूरी तरीके से जम जाती है। दिन में इसकी ब्यूटी अलग रहती है, शाम को इसकी ब्यूटी अलग रहती है। तो हम लोग पहुंचे थे शाम को, अंधेरा लगभग हो चुका था। नाको लेक हम लोगों ने विजिट कर ली। यहाँ के आसपास की लाइटिंग में इस झील की जो खूबसूरती है वो बहुत ही निखर के आ रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोस्तों हम नाको से आगे की अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। और लेकिन आप मॉर्निंग में जब यहाँ पे उठेंगे तो ये जो खूबसूरत सा व्यू है ये दिखेगा आपको नाको में। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये हमारे रूम की बालकनी से व्यू है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। सुबह उठते से जब आपको इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो आपका दिन बन जाता है। तो नाको में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में अपनी जर्नी पे हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ गए। तो नाको से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है एक गांव छोटा सा ग्यू, और ग्यू में है ग्यू मोनेस्ट्री। जो शिमला काजा वाला जो मेन रोड है, ये जो ग्यू विलेज है ये उससे अलग हटके है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ग्यू विलेज का एक गेट भी देखने को मिलेगा। तो आप राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ग्यू विलेज का रास्ता, तो आप वहाँ चले जाइए। और ग्यू विलेज दोस्तों काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर है एक बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री। और इसके अलावा जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो है दोस्तों यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्ग सगड़ा तेंजिंग नाम के एक मॉन्ग की मम्मी रखी हुई है, जो कि लगभग 550 साल पुरानी मम्मी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मम्मी नेचुरली प्रिजर्व्ड है, किसी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है इस मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर इस मम्मी के दर्शन करना और इस ग्यू मोनेस्ट्री को विजिट करना, इसको आप आपकी आइटनरी में ज़रूर रखिए। थोड़ा सा ही टाइम लगता है वहाँ जाने में, तो उसके बाद में आप आगे की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। ग्यू मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद हम पहुँच गए नेक्स्ट गांव स्पीति वैली का, जो कि है टाबो। टाबो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा गांव है और आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पर मौजूद है लगभग 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री। टाबो मोनेस्ट्री जो है वो इस टाबो विलेज का मेन अट्रैक्शन है। बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और आपको यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन इसे किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रुकने के भी ऑप्शंस हैं, तो टाबो मोनेस्ट्री में आप रुक भी सकते हैं। और टाबो में भी यदि आप रुकना चाहें तो यहाँ पर भी आपको होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। टाबो में ही दोस्तों टाबो केव्स बनी हुई हैं, तो आपको थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको मिलेंगी टाबो केव्स।
यहाँ से पूरे टाबो विलेज का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं और इन केव्स को भी आप देख सकते हैं। तो टाबो केव्स, टाबो विलेज, मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम थोड़ी दूर पर चलते हैं तो लगभग 19-20 किलोमीटर चलने के बाद में आपको मिलेगा एक राइट हैंड साइड एक रास्ता कटेगा और वो रास्ता जाएगा धनकर विलेज की तरफ। तो धनकर में आप पहुंचिए। धनकर में आपको मिलेगी मोनेस्ट्री और धनकर से व्यूज जो ये पूरे वैली के हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग आते हैं। धनकर आप विजिट करने के बाद में और वापस लौट आइए, या फिर आप धनकर में भी रुक सकते हैं। धनकर में भी आपको होम स्टेज और गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों सेम डे ही हम टाबो विलेज, टाबो मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद में और आगे निकल गए थे काजा जाने के लिए। लगभग 4-5 बजे के आसपास पहुंच गए थे काजा, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम काजा ना रुक करके हम आगे जाकर के जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है कॉमिक, वहां पर जाकर के रुके। तो हम लोग लगभग 6-6:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे कॉमिक। काजा से कॉमिक जाने का जो रास्ता है वो तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग व्यूज आपको उस रास्ते से मिलेंगे। हम रुके थे कॉमिक में, वो नाइट हम लोगों ने कॉमिक में स्पेंड करी। कॉमिक जो है दोस्तों वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक मोनेस्ट्री, 2 मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बनी हुई है एक्चुअली, एक पुरानी है और एक नई मोनेस्ट्री है। तो अमेजिंग व्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर हाईएस्ट रेस्टोरेंट, तो उस रेस्टोरेंट में आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉमिक में ना रुक करके और काजा में रुकिए, क्योंकि इस जगह पर मतलब कॉमिक में आपको रुकने पर थोड़ी जो AMS की प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये विलेज काफ़ी हाइट पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर AMS की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। काजा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे होम स्टेज, गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और जाएगा मेडिकल फैसिलिटी भी आपको काजा में अच्छी मिल जाएगी। हम लोग लेकिन रुके थे कॉमिक में, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था। कॉमिक में थोड़ा सा घूमने के बाद में, मोनेस्ट्री वगैरह विजिट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डे फिर चले गए थे हिक्किम। तो हिक्किम जो है दोस्तों कॉमिक से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है और हिक्किम में है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से आप आपके रिलेटिव्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को यहाँ से लेटर पोस्ट कर सकते हैं हम लिए। तो हिक्किम विजिट करने के बाद में आप चले जाइए लांगजा। लांगजा में है दोस्तों 35 फीट ऊंची बुद्धिस्ट स्टेचू, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टेचू है, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत स्टेचू है। लांगजा विलेज को दोस्तों फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरा हजारों साल पहले की बात है कि ये जो पूरा एरिया है ये टेथिस सागर के नीचे दबा हुआ था। तो जब ये पूरी प्रक्रिया हुई थी हिमालय पर्वत बनने की, तो ये टेथिस सागर में रहने वाले जो जीव जंतु थे वो सारे पूरे फॉसिल्स के रूप में बदल गए। तो लांगजा विलेज जो है वो फॉसिल्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये तीनों चीज़ें एक अलग रूट पर आपको मिलेंगी, कॉमिक, हिक्किम और लांगजा, ये तीनों चीज़ें आपको अलग रूट पर मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को विजिट करने के बाद आप आ सकते हैं वापस काजा। तो जगह है काजा के आसपास, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर हम लोग गए दोस्तों यहाँ का बहुत ही जो एक अट्रैक्टिव मोनेस्ट्री है स्पीति वैली की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री भी बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, लगभग 500-550 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और स्पीति वैली की बहुत एक सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है, बहुत ही खूबसूरत है। की मोनेस्ट्री के पास थोड़े से एक ट्रैकिंग करने का रास्ता है, वहाँ से की मोनेस्ट्री के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आगे फिर हम चले गए थे चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज है दोस्तों एशिया का हाईएस्ट ब्रिज। ये ब्रिज जो जिस जगह पर बना हुआ है ये एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इसके अलावा आपको जब इसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी 1000 फीट गहरी खाई, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगती है दिखने में। व्यूज़ यहाँ से बहुत अमेजिंग है। तो चीचम ब्रिज विजिट करने के बाद में दोस्तों आप यदि आगे जो मनाली काजा वाला रोड है वो यदि ओपन है तो आप उस रोड से जाते हैं और उस रोड से आप जाकर के मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन साल के
कुछ ही महीनों के लिए वो वाला रोड ओपन रहता है। हम जब गए थे तब वो रोड ओपन नहीं था, क्योंकि उस टाइम उस कुंजुम पास पर बहुत ही स्नोफॉल हो रहा था और रास्ता बंद था। ये तीनों स्पॉट्स घूमने के बाद में वापस आ गए काजा, लेकिन हम काजा ना रुक करके हम आगे निकल गए और हम लोगों ने सोचा रुकने का नाको में। और जब हम शाम को निकले थे काजा से, लगभग 4-5 बजे काजा से जब हम निकले थे, तो तभी से स्नोफॉल शुरू हुआ था। बीच में कुछ देर बंद हो गया और नाको आते आते काफी स्नोफॉल होता रहा। और नाको में हम लोगों ने शाम को, हम रात को पहुंचे थे, तो वहां पर नाइट में ही हमने काफी स्नोफॉल एंजॉय किया। और अगले दिन जब हम सुबह उठे तो इतने खूबसूरत से व्यूज हमें देखने को मिले नाको में, आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि मई के महीने में जब आप किसी पहाड़ पे पहुंच जाए, आपको स्नोफॉल मिल जाए, इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है। तो ये खूबसूरत सा व्यू हमें देखने को मिला जब हम सुबह उठे, क्योंकि नाको में रात भर स्नोफॉल हुआ है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही खूबसूरत से व्यूज हमें यहाँ पर नाको से देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, अगले दिन सुबह नाको से सुबह ये खूबसूरत व्यूज के साथ हमने रिटर्न अपनी जर्नी घर के लिए शुरू की। और नाको से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर एक और बहुत ही खूबसूरत गांव है इस वैली का, वो है कल्पा। तो नाको से हम लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए कल्पा। वहां पर हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। कल्पा एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है। यहाँ से आप किन्नौर कैलाश पर्वतमाला का जो खूबसूरत नज़ारा है, व्यू है, वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही एक सुसाइड पॉइंट नाम का एक स्पॉट है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। नीचे देखने पर वहाँ से बहुत गहरी खाई आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वापस हम लौट गए शिमला जाने के लिए। तो यही हमारा पूरा टूर था, यही पूरी हमारी आइटनरी थी जो मैंने आपको बताई। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, एक मेन जो क्वेश्चन रहता है लोगों का कि स्पीति वैली पर हमारा कितना खर्चा हो जाएगा, कितना हमारा बजट हमें बना के चलना चाहिए। तो मैं यदि हमारे बजट की मैं बात करूँ तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी ट्रिप शुरू करी थी भोपाल से, और भोपाल से भोपाल तक वापस आने में, मतलब पूरा घूम के भोपाल तक वापस आने में हम अपनी गाड़ी से ये ट्रिप को हमने कंप्लीट किया था। और हमारी गाड़ी दोस्तों चली थी पूरी लगभग 3400 किलोमीटर्स। तो इसमें दोस्तों हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल का खर्चा आया था वो आया था लगभग 23,000 रुपये का, और लगभग 3,600 रुपये का हमें टोल टैक्स भरना पड़ा था। तो इस तरह से गाड़ी का पेट्रोल और टोल टैक्स मिला करके लगभग 26,600 रुपये हमारे गाड़ी में खर्च हो गए थे। और हम लोग 5 लोग इस ट्रिप पर गए थे। तो होटल में रुकने का और खाने का जो हमारा 7 नाइट्स का जो खर्चा था वो हुआ था लगभग 20,000 रुपये का, क्योंकि उसमें कुछ हम लोगों ने होटल में भी खाना खाया था, और कई जगह हम लोगों ने, यदि आपने वीडियोस देखे हो तो कई जगह हम लोगों ने खुद अपना खाना बना करके भी खाया। तो खाने में थोड़ा सा हमारा खर्चा कम हो गया। इसके अलावा लगभग 5,000 रुपये का सामान जो है हम लोग यहाँ से घर से खरीद के लेके गए थे, कुछ जो खाने का सामान यहाँ से ले गए थे। इस तरीके से टोटल यदि मिलाया जाए तो हमारा लगभग खर्चा हुआ था 51,600 रुपीज़ इस पूरी स्पीति ट्रिप पर। तो इसको यदि 5 लोगों में बांट लिया जाए तो लगभग 10 से 11,000 रुपये के बीच में हमारा पर पर्सन स्पीति ट्रिप का जो है एक्सपेंस आया था, हमारा बजट ये रहा था। तो ये तो हमारा खर्चा रहा। इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं, जितना लग्जरी वे में घूमना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, और जो चीज़ें आपको स्पीति वैली ट्रिप पर जाने के पहले या जाने के टाइम पे आपको जाननी चाहिए, वो शायद इस वीडियो से आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इस लाइक को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर दोस्तों, आपसे मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे साथ आप बने रहिए।